नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की, एक ऐसी लड़ाई की जिसने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव को कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1528 के चंदेरी के युद्ध की। तो सवाल यही है, खानवा में इतनी बड़ी जीत जहां सबसे बड़ा राजपूत गठबंधन हार गया, उसके बाद भी बाबर के लिए एक आखिरी किला इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गया? आखिर ऐसा क्या था उस किले में? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, चंदेरी की लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बाबर के भारत विजय अभियान का तीसरा बड़ा पड़ाव था। सबसे पहले 1526 में पानीपत, फिर 1527 में खानवा और ठीक एक साल बाद 1528 में चंदेरी। ये तीनों लड़ाइयां एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। तो चलिए अब कहानी को खानवा की लड़ाई के ठीक बाद से शुरू करते हैं। बाबर की जीत तो हो चुकी थी, पर क्या जंग खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। एक बात समझनी होगी, खानवा में राजपूत शक्ति हारी जरूर थी, पर वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राणा सांगा की हार एक बहुत बड़ा झटका था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजपूतों का जो जज्बा था, जो विरोध था, वो अब एक नई जगह पर इकट्ठा हो रहा था, और वो जगह थी चंदेरी का किला। और इस नए प्रतिरोध का चेहरा थे मेदिनी राय। ये सिर्फ चंदेरी के शासक नहीं थे, नहीं, ये राणा सांगा के सबसे खास सहयोगियों में से एक थे। बाबर इस बात को अच्छी तरह समझता था। उसे डर था कि मेदिनी राय वो चिंगारी बन सकते हैं जो राजपूतों की बिखरी हुई ताकतों को फिर से एक आग में बदल दें। और ये मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चंदेरी का किला इतना खास क्यों था? मतलब पूरी कहानी इसी किले के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? चलिए देखते हैं। बाबर के लिए ये लड़ाई जीतना कई मायनों में जरूरी था। सबसे पहले उसे राजपूतों की बची खुची ताकत को पूरी तरह से खत्म करना था, ताकि भविष्य में कोई सिर न उठा सके। दूसरा, मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया पर कब्जा करना था, जो कि बहुत जरूरी था। और हाँ, मेदिनी राय का झुकने से इनकार करना, ये बाबर की सत्ता को सीधी चुनौती थी। और इन सब के ऊपर चंदेरी का किला खुद एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जिसे जीते बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। और ये कोई ऐसा वैसा किला नहीं था। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना किला जिसके चारों तरफ कुदरत ने खुद दीवारें खड़ी कर रखी हों। तीन तरफ से तो इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। मतलब इसकी बनावट ही ऐसी थी कि कोई भी सेना इसे देखकर एक बार तो जरूर सोचेगी। इसे जीतना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं था। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थी बाबर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसकी तोपें, उसका बारूद, और दूसरी तरफ थी राजपूतों की सदियों पुरानी बहादुरी, उनकी तलवार। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि तोप और तलवार की थी। अगर दोनों सेनाओं को देखें तो जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बाबर की मुगल सेना, जिसके पास ट्रेंड तुर्की घुड़सवार थे, उस जमाने की सबसे आधुनिक तोपें थी, बारूद था और एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन था। और दूसरी तरफ मेदिनी राय की राजपूत सेना, जो अपने हाथियों, घोड़ों, तलवारों और भालों के दम पे लड़ रही थी। उनके पास तोपखाना या तो था ही नहीं या ना के बराबर था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका जबरदस्त साहस। और ये फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, बल्कि गिनती का भी था। बाबर के पास करीब करीब 20,000 सैनिकों की फौज थी, और मेदिनी राय, उनके पास सिर्फ 6,500 के आसपास योद्धा थे। मतलब लगभग 3 गुना का फर्क। ये आंकड़े साफ बता रहे थे कि राजपूत अपने से कई गुना बड़ी ताकत से टकराने वाले थे। ये जंग सिर्फ बहादुरी के दम पर जीतना बहुत बहुत मुश्किल था। अब हम इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं कि सबसे नाटकीय और दुखद हिस्से पर पहुंचते हैं। वो अंतिम लड़ाई और वो बलिदान जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सीधी लड़ाई से पहले बाबर ने एक दाव और चला। उसने मेदिनी राय के पास शांति का प्रस्ताव भेजा कि किला सौंप दो, लड़ाई टल जाएगी। लेकिन मेदिनी राय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। और बस इसके बाद बाबर के पास किले को चारों तरफ से घेरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था।
और यहाँ आगे क्या हुआ ये जानने से पहले जौहर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये अपने सम्मान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए दिया गया एक बहुत बड़ा बलिदान था। इसमें जब हार निश्चित हो जाती थी तो महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़ने के बजाय खुद को आग में समर्पित कर देती थीं। और इसके ठीक बाद पुरुष केसरिया बाना पहनकर साका के लिए निकल पड़ते थे, यानी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। और चंदेरी में ठीक यही हुआ। जैसे ही बाबर की सेना ने किले की दीवारों को भेद दिया, अंदर राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया और फिर मेदिनी राय और उनके बचे खुचे योद्धा सब के सब अपनी आखिरी लड़ाई के लिए किले का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और एक एक करके लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस एक लड़ाई के खत्म होने के साथ ही सिर्फ चंदेरी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नक्शा और मुगल साम्राज्य का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है मुगलों के लिए ये एक बड़ी जीत थी। चंदेरी पर उनका कब्जा हो गया और सेंट्रल इंडिया में उनकी पकड़ मजबूत हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों ने अपना आखिरी बड़ा गढ़ भी खो दिया और साथ ही अपने नेता मेदिनी राय को भी। इसीलिए ये लड़ाई इतिहास में इतनी अहमियत रखती है। इसने उत्तर भारत में बाबर के शासन को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। जो राजपूत संघ था वो लगभग बिखर चुका था और सबसे बड़ी बात, मुगल साम्राज्य के लिए मध्य भारत की गहराई तक जाने का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। कह सकते हैं कि ये खानवा के बाद राजपूतों के प्रतिरोध का आखिरी बड़ा अध्याय था। और एक दिलचस्प बात, बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा यानी बाबरनामा में मेदिनी राय की बहादुरी की तारीफ की है। उसने माना कि वो एक वीर योद्धा थे, लेकिन साथ ही उसने इस जीत को एक धार्मिक विजय का नाम दिया। इससे उसकी सोच का भी पता चलता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सार क्या है, इसे हम इस एक लाइन में समझ सकते हैं। पानीपत की लड़ाई ने बाबर को दिल्ली तो दे दी, खानवा की लड़ाई ने उसे हिंदुस्तान में टिके रहने की ताकत दी, लेकिन ये चंदेरी की जीत थी जिसने उसके रास्ते का आखिरी बड़ा रौड़ा भी हटा दिया और मुगल साम्राज्य के विस्तार का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया।